मेरा नाम आसमा है। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे देवर ने मेरा जीना दो भर कर रखा था। मैं दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ अपने शौहर के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती चली आ रही थी। इस वक्त मैं शदीद परेशानी के आलम में बैठी थी, जबकि मेरा ध्यान बार बार अपने शौहर की तरफ जा रहा था। दिल चाह रहा था कि सारा काम छोड़कर उनके पास बैठ जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। मैंने जैसे तैसे घरेलू काम निपटाए, फिर नहा धो कर नया लिबास पहना और अपने शौहर के पास जाकर बैठ गई। मेरा देवर आज भी अजीब नजरों से मुझे देख रहा था, मगर मैंने उसकी परवाह किए बगैर अपने शौहर की तरफ तवज्जो दी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम्हें मालूम है ना कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, घर के काम भी जरूरी है, वरना आपकी वालिदा नाराज हो जाएंगी। वो हंस पड़े और मेरा हाथ थाम लिया। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। मेरे शौहर फौरन मेरा हाथ छोड़कर बाहर की तरफ भागे और मैं भी उनके पीछे लपकी। सहन में पहुंचकर देखा तो मेरी सास जोर जोर से रो रही थी और मेरा देवर बेड पर बेचैनी से तड़प रहा था। शौहर ने परेशानी से पूछा कि इसे क्या हो गया है। सास ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। मेरे शौहर ने जल्दी से गाड़ी निकाली और देवर को अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हो गए। मैं शशुपंज में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हिम्मत करके मैंने अपनी सास को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से मेरी तरफ देख कर चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। शौहर की आमद पर जो खुशी थी वो पल भर में उदासी में बदल चुकी थी। मैंने सोचा था इन 2 दिनों में दिल खोल कर उनसे बातें करूंगी, मगर तकदीर में कोई और ही फैसला कर रखा था। मेरे देवर की तबीयत खराब हो गई थी। इतने में मेरे शौहर का फोन आ गया। वो बहुत थके थके से लग रहे थे। कहने लगे, तुम आराम से सो जाओ, देवर को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, अब कल सुबह हमें छुट्टी मिलेगी। मेरा दिल तो पहले ही से उदास था। उनकी ये बात सुनकर मुझ पर मायूसी के बादल छा गए। पता नहीं रात को मैं कितनी देर तक आंसू बहाती रही। फिर मेरी आंख खुल गई। सुबह जब जागी तो शौहर को अपने पास सोते हुए पाया। मैं जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोया और बाहर निकल गई। मेरे देवर सामने ही बैठे थे। वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पूछा, अब तबीयत कैसी है। वो बोले, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मैं चुपचाप उठी और घर के काम काज में लग गई। दोपहर में शौहर उठे तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, आपके लिए खाना ले आऊं। वो बहुत मसरूफ से लग रहे थे। बोले, अभी नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, वापस लौटने में देर हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपना चश्मा और गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चले गए। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। शाम के वक्त मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिला। मैं फौरन उठी और वुजू करके नमाज में मसरूफ हो गई। दुआ मांगते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल हल्का होता जा रहा था। नमाज से फारिग हुई तो लगा जैसे मेरे बोझ हल्के हो गए हों। मैं इत्मीनान से बावर्ची खाने में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। इतने में शौहर भी वापस आ गए। मैं उनके करीब जाकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में खूबसूरत फैंसी ड्रेस थमा दिया। मोहब्बत भरी आवाज में कहने लगे, बाजार गया था, ये देखा तो लगा कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, जाओ तैयार होकर आओ, आज की रात बस तुम्हारी है। मैं तुमसे दिल की सब बातें कहना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैं फौरन नहाने चली गई और जल्दी से नया लिबास पहन कर आई, मगर बदकिस्मती से जैसे ही बाहर निकली मेरा देवर फिर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मैंने नजरअंदाज किया और शौहर के पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज का दिन कैसा गुजरा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस ठीक ही था। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक फिर बाहर से शोर की आवाजें बुलंद होने लगी। शौहर फौरन उठे और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे गई। देखा तो देवर बेचैनी से तड़प रहा था, जबकि शौहर की पेशानी पर फिक्र की लकीरें वाज़ेह थी। अचानक मेरी सास आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, ये सब तुम्हारी नहुसत की वजह से हो रहा है। जब से आई हो घर का सुकून तबाह हो गया है, फौरन मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे शौहर ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, मगर कुछ कहे बगैर देवर को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हो गए। सास की नजरें मुझ पर जमी रही। उनकी तेज निगाहों में गुस्सा और नफरत थी। मैं खौफजदा होकर वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद शौहर का फोन आया। उन्होंने फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, आज रात फिर अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने खामोशी से फोन रख दिया। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन एक पल भी मैंने अपने शौहर के साथ सुकून से नहीं गुजारा था। जिस दिन मैं ब्याह कर आई उसी दिन देवर का हादसा हो गया था और तब से लगता था कि खुशियां इस घर से रूठ ही गई हैं। फिर शौहर के बॉस को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें इमरजेंसी में कंपनी वापस लौटना पड़ा। तब से हमारा राब्ता सिर्फ फोन पर ही हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे। मैंने कई बार शौहर से कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन मेरी सास ने घर में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरे शौहर भी मजबूर हो गए। अब मेरे शौहर को बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन न जाने मेरे पूरे तौर पर सेहतमंद देवर को कैसा दौरा पड़ा था कि वो रात अस्पताल में रहकर सब बिल्कुल ठीक हो जाते। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था। कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। सुबह मेरे शौहर आए तो काफी
काफी उदास लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वापस जाने का वक्त हो गया है। तुम सोचती होगी कि शादी के बाद तुम्हें सिवाय जुदाई के और कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए शौहर को विदा कर दिया। जैसे ही वो गए, घर में एक अजीब सी खामोशी आ गई। मेरी सास अपनी पुरानी रूटीन में लौट आई थी। वो सारा दिन इधर उधर घूमती और फिर घर आकर खा पी कर सो जाती। देवर भी अपने काम पर जाने लगा था। अब ना तो मेरे देवर की तबीयत खराब होती थी, ना ही उन्हें कोई दौरा पड़ता था। एक दिन शाम को मैं चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो अपना नाम सुनकर ठिठक कर रुक गई। मेरी सास कह रही थी, बेटा तुम्हारी बीवी के चलन अच्छे नहीं है। वो सारा दिन छत पर बैठी रहती है और घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। उसे छोड़कर छुटकारा पालो। ये सुनकर मेरे दिल को गहरा धक्का लगा था, लेकिन मैंने रोने धोने के बजाय समझदारी से काम लेने का फैसला किया और अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास ने जल्दी से फोन नीचे रख दिया। मैंने कहा, अम्मा जी आपकी चाय। मैंने सब्जी बना ली है और आटा भी गूंद दिया है, पूरा घर चमका दिया है। सब जब कपड़े धोए थे वो भी अभी गीले हैं, वरना उन्हें भी इस्त्री कर देती। अब मैं जाकर नमाज पढ़ लूं। मेरी सास का रंग फीका पड़ गया था। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं सास के कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। मेरी सास बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, ये तो तुम्हारे फोन को देखकर झूठ बोलकर चली गई है। मैं चुपचाप नमाज पढ़ने चली गई। शाम को जब मैं रोटी बना रही थी तो मुझे आंगन से पड़ोसन और मेरी सास की आवाजें सुनाई देने लगी। वो बहुत धीमी आवाज में बातें कर रही थी, लेकिन मेरी सुनने की ताकत बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने किसी की सरगोशियां सुन लिया करती थी। मेरी सास कह रही थी कि मेरा बेटा चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि मेरी बहू तो बांझ है। तुम ये काम बड़ी खामोशी से करना, मेरी बहू को मेहनत भी न लगने पाए, वरना वो शोर मचा देगी। पड़ोसन बोली, बहन खुदा से डरो, शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो तुम अपनी बहू को बांझ कह रही हो। फिर दोनों ने न जाने क्या कुछ बात की। मैं चुपचाप अपना काम करती रही। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी सास और देवर को मुझसे आखिर क्या परेशानी है। मैंने तो दोनों की खिदमत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। इन्हीं ख्यालात में डूबी में खाना उठाकर अपने देवर को उनके कमरे में देने गई। वो फौरन से उठकर बैठ गए। जब मैं लौटने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोले, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं उनकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मगर वो खामोश ही रहे। वो मेरे चेहरे को देखते जा रहे थे। साथ ही खाना खाते हुए देवर के आंसू बह रहे थे। ये मनाजिर मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मगर वो खामोश ही रहे। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझसे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। जैसे ही मेरे देवर की नजर मेरी सास पर पड़ी तो वो गुस्से से बोले, तुम कहाँ थी? माँ, जो उसके हाथ से रोटी भेज दी, यहाँ बैठकर मेरे नवाले गिन रही है, इसे बाहर निकालो ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। मेरी सास ने मुझे घूरा और मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई। मुझे अपने देवर की ये हरकत बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया था? एक दिन मेरी सास बीमार हो गई। जब डॉक्टर मेरी सास के कमरे से बाहर आए तो देवर उन्हें घर के बाहर छोड़ने गए। मैं सास के कमरे में गई। अंदर जाते ही मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो सास बोली, मेरी तबीयत की बात छोड़, लेकिन तुम्हारा क्या चल रहा है? तुमने मुझे बीमार करके एक कमरे में बिठा दिया और तुम अपने दूसरे बेटे के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने कहा, मैं ये सब तुम्हारे शौहर को कॉल करके बता दूंगी। मेरी सास ने मुझ पर बिल्कुल गलत इल्जाम लगाए थे। मैंने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी और मुझे उनके बोलने का अंदाज बहुत बुरा लगा। मैं रोते हुए उनके कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर रोई। मैंने सोचा, मेरे शौहर ने मुझे कैसी मुसीबत में फंसा दिया। मैंने पहली बार अपने शौहर को अस्पताल में देखा था। मैं अपनी माँ के साथ उनका चेकअप करवाने गई थी, जबकि मेरे शौहर अपने किसी दोस्त की खैरियत जानने के लिए आए हुए थे। हम दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और फिर वापस पलटना भूल गई। कुछ था जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। फिर मैं एक शरीफ लड़की की तरह सर झुकाए आगे बढ़ गई। मैं कैंटीन में आकर बैठ गई। मेरे शौहर मुझे एक बार फिर नजर आए। वो भी कैंटीन की तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक जादुई सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आए और मुझसे इजाजत लेकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम मतीन है, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस एक जिंदगी की साथी की कमी है। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हंसी, लेकिन दिल ही दिल में बहुत असरअंदाज हो चुकी थी। हमने एक दूसरे के नंबरों का तबादला किया और अपने अपने घर चले गए। मेरे शौहर अक्सर मुझे फोन करने लगे। एक दिन मैंने उन्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच बता दिया। मैंने कहा, मेरी बचपन से ही शादी तय हो चुकी है। ये शादी वहाँ हुई थी जहाँ मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अगर मैं ये शादी तोड़ दूं तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। मेरे शौहर ही सुनकर परेशान हो गए। फिर एक हफ्ते तक हम दोनों ने एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं किया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मुर्दों की तरह। मेरी जिंदगी में सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद मेरे शौहर का फोन आया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम्हारी यादें पल भर के लिए भी मुझे चैन नहीं लेने देती। तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं लग रहा। मैंने जवाब दिया, मेरा भी आपके बगैर दिल नहीं लगता, जिंदगी बेरंग सी लगती है। इसके बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरे शौहर ने मेरी बात मान ली और इस तरह मैंने अपने वालिदैन की इज्जत और अपनी बहन का घर दांव पर लगाकर अपनी खुशियों के लिए ये कदम उठाया।
جب میرے شوہر مجھے ودا کر کے اپنے گھر لائے تو ایک بھیانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مگر جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں تیز بخار چڑھ گیا، مگر میرے شوہر کے جانے کے بعد میری سانس خاموش سی ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا جیسے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میری جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف میرے دیور کا بھی عجیب سا رویہ مجھے حیران کر رہا تھا۔ اگلے دن میری ساس کسی پارٹی میں چلی گئی، جبکہ دیور تو صبح سویرے ہی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے دیور کھڑے ہیں۔ وہ عام طور پر شام کو ہی لوٹتے تھے، لیکن آج ان کا اس وقت آنا مجھے حیران کر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اور پانی لانے کے لیے کہا۔ پھر آنگن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں پانی لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا۔ ان کی اس بات پر مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں وہ پھر سے میری ساس سے شکایت نہ کر دیں کہ بھابھی پانی کے گھونٹ تک گن رہی ہے۔ پھر میں بھی چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بولے، تم جانتی ہو نا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اگر تمہیں ایک بار دیکھ لے تو تمہارا دیوانہ ہو جائے، جیسے میرا بھائی ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار تمہیں دیکھتے ہی شادی کی بات کر لی تھی۔ اپنے دیور کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں حیران ہو گئی۔ پھر وہ بولے، تم اتنا خوبصورتی لے کر کہاں جاؤ گی؟ اتنے میں ہی میری ساس دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ میرا دیور ایک دم سے گھبرا گیا، لیکن میری ساس کا غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور چلا کر کہنے لگی، میں اس منحوس اور آوارہ لڑکی کو اس گھر میں نہیں ٹکنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ایک بیٹے کو گھر سے نکالنا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ بول رہی تھی اور میں ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ شام ہوئی تو میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ یقیناً میری ساس نے ہی اسے واپس بلا لیا تھا، مگر اس سے پہلے میں اپنا کام کر چکی تھی۔ میں دیور اور ساس کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگا چکی تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ میری ماں کو تم پر شک ہے، وہ روز مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری بیوی کے چلن اچھے نہیں ہیں، وہ سارا دن چھت پر بیٹھی رہتی ہے اور گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اسی لیے چھوڑ کر چھٹکارا پالو، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل بہت خراب ہوا، مگر میں نے ان کیمروں کی ریکارڈنگ اپنے شوہر کو دکھا دی۔ اس رات جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ تھا۔ ویڈیو میں میرا دیور اور ساس ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دیور انتہائی بے قراری کے عالم میں چیخ رہا تھا، مجھے بالکل بھابھی جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی اور سے میری شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ ساس حیران اور پریشان اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، بیٹا وہ تمہاری بھابھی ہے، تمہارے بھائی کے نکاح میں ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مگر دیور کی آنکھوں میں ضد اور دیوانگی تھی۔ وہ غصے سے بولا، تو بھائی سے کہو اسے چھوڑ دے، میں اسے پسند کر چکا ہوں، اگر بھائی نے ایسا نہ کیا تو میں انہیں ختم کر دوں گا، میں ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نرمی سے بولی، بیٹا فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دوں گی، تمہارا بھائی خود ہی سے چھوڑ دے گا، پھر تم اس سے شادی کر لینا، لیکن تب تک بالکل خاموش رہو تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا شوہر دنگ رہ گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ اس کے اپنے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی لمحے اسے میری بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں نہ تو بد چلن تھی اور نہ ہی کسی سازش کا حصہ، بلکہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ اب مزید دیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ شوہر نے فوراً میرا سامان پیک کیا اور مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے آیا جہاں ان کی نوکری تھی۔ یوں میں ہمیشہ کے لیے ساس اور دیور کی چالاکیوں اور خطرناک سازشوں سے آزاد ہو گئی۔